हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके खत्म कर लिए थे चैप्टर 3 के। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन से, और फिर हम लोग ये देखेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। देखो, ये जो एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ अलग नहीं होते, बट बस उसका हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस, क्योंकि जो एजर्शन और रीजनिंग में जो स्टेटमेंट डालते हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही होते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है चैप्टर का, हर टॉपिक का, तो हम वो इजीली बता सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत दी है या सही दी हुई है। ठीक है। बस हमें फिर फाइनली मार्क क्या करना होता है कि एजर्शन और रीजनिंग के स्टेटमेंट के हिसाब से हमें करेक्ट चॉइस को मार्क करना होता है। जैसे कि इसमें डायरेक्शन दे रखी है यूज करने की, हम कैसे एजर्शन और रीजनिंग के स्टेटमेंट के लिए करेक्ट आंसर मार्क करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजनिंग। ठीक है। तो क्या दिया होता है, एक एजर्शन दे रखा होता है स्टेटमेंट, और एक रीजनिंग का स्टेटमेंट दिया होता है। फिर हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, मार्क करना होता है करेक्ट चॉइस को। तो हम ए ऑप्शन को मार्क करेंगे जब क्या होगा, एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे। ठीक है। और जो रीजनिंग आर जो है ना, जो आर वाला स्टेटमेंट है, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन स्टेटमेंट। ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पहले तो ये देख लो। अगर दोनों ट्रू है, अगर जो सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा एजर्शन के लिए, देन ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों ट्रू है, और अगर सेकंड वाला जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट के लिए, देन माई बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद एजर्शन देख लो, अगर एजर्शन ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर एजर्शन फॉल्स है और रीजनिंग ट्रू है तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट एजर्शन का या रीजनिंग का ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्क कर देंगे ए और बी, ए बी सी डी ऑप्शन में से कोई सा भी। ठीक है। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। तो हम लोग समझेंगे कि एजर्शन और रीजनिंग के स्टेटमेंट कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, फिर अगर ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो इनको हम कैसे मार्क करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस गिव्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सॉरी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो, हम लोगों ने जब एमसीक्यू को डिस्कस किया था तो वहां हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया था कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रखी है, जैसे कि a1x प्लस b1y and plus c1, sorry, this is plus c1 is equals to 0, and a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दो लाइंस हैं तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द ग्राफ एंड देन चेक कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट चेक द रेशियो। चेक a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग के दो ही देखने हैं, कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते ना तो इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है। यहाँ से देखते हैं a1 a2, 3/5, देन 2/-2, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज नॉट इक्वल, राइट, बिकॉज 3/5 इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। तो इसमें भी तो यही लिखा है कि जो ग्राफ है इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, इससे जो है हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब रीजनिंग में क्या बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जब देगा जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। तो हमने अभी यही तो देखा कि अगर ये रेशियो ऐसा होगा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो ये भी ट्रू है। और इसने करेक्ट एक्सप्लेनेशन में तो दिया है, इसका मतलब इसी को यूज करके, इस फैक्ट को यूज करके तो हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है ना। तो हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, assertion is if the pair of lines are coincident then we say that the pair of lines is consistent and it has a unique solution। अब देखो ये बोल क्या रहा है, अगर पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर ही आएगी। ठीक है।
जैसे कि अगर मैं एक लाइन लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, दूसरी लाइन लिखूं 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो एक्चुअली में हमें लग रहा है कि हमने दो लाइन लिखी है, बट एक्चुअली में हुआ क्या, ये लाइन क्या, ये लाइन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। लेकिन एक्चुअली में जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, ये दोनों एक ही लाइन बनेगी, एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। तो ये जो लाइंस होती है ना, इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। देखो जब इंटरसेक्टिंग होती है तो एक जगह कट करती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक वैल्यू आ रही है, एक सोल्यूशन आएगा। लेकिन ये देखो आपस में एक दूसरे के ऊपर ही है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करिए मतलब आपस में टच करके जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। बट इसने क्या बोल दिया कि अगर पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट देन वी से दैट द पेयर ऑफ लाइंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो सही है, बट इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ये बात गलत बोल दी कि इसके यूनिक सोल्यूशंस होंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके कैसे होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर यहां पे लिख देता इनफाइनाइट देन इट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइंस हैं, then the pair has no solution and is called inconsistent pair of equation। ठीक बात बोली है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो आपस में कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे या कट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन का केस। और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू। तो पहला फॉल्स, सेकंड ट्रू, दैट इज द डी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The linear equation x minus 2y equals to 3 and 3x plus 4y equals to 20 have exactly one solution। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो दोनों इक्वेशंस है ना, इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन कितने हैं हम कैसे चेक करते हैं, बाय टेकिंग द रेशियोज। तो देखो इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 2y equals to 3, and instead of taking that just write it as minus 3 equals to 0, and then 3x plus 4y minus 20 equals to 0। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको रेशियो लेना है लाइन, जो ये कोफिशिएंट्स है ना x1 y x और y के, यहाँ पे हम लोग रेशियो लेंगे। अब तो 1/3 -2/4 और -3/20। तो 1/3 इक्वल नहीं है -1/2 के, तो ये दोनों ही अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसने क्या बोला है, द लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। इसने भी तो यही बोला है ना कि इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन जो है एक ही होगा। द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसके लिए ना एक नोट लिख लेते हैं। क्या, अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ना बस समझ के इसको लर्न कर लेना कि जो भी हमारे पास रेशियोज है, अगर ऐसा रेशियो होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, ऐसा रेशियो होगा तो कोइंसिडेंट होगा, बिकॉज ये बहुत काम आएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, पहला जो केस है वो क्या है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इस केस में क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी और एक सॉल्यूशन आएगा। ओके, सेकेंड रेशियो, when a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो दिस विल बी कोइंसिडेंट लाइन और इट विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, थर्ड केस इज when a1/a2 is equals to b1/b2 but it is not equals to c1/c2। इस केस में क्या होगा, लाइंस विल बी पैरेलल एंड नो सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा इस केस में। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि ये पहले वाला केस था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन आता है, कहाँ पे कोइंसिडेंट, कहाँ पे
सॉरी कहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस आती है, कहाँ पे पैरेलल, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूशंस बता सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए वापस हमें क्या करना है, चेक द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो 2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 6 एंड -9 डिवाइड बाय -18। चेक द रेशियो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। देखो तीनों इक्वल आते हैं तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसने लेकिन क्या बोल दिया, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब गलत स्टेटमेंट है ये। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, दैट इज माय सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ के इसको दिमाग में डाल लेना है कि हम कब का हमारे पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस आते हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस गिव्स अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। कह रहा है कि जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, देखो अब अगर किसी को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, ये वाली चीज़ें, तो वो क्या करेगा, उसका ग्राफ बना के देख लेगा। तो ग्राफ बनाना फिर उसके बाद बताना वो बहुत क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो हमें क्या करना है, सीधा यहाँ से रेशियो चेक करो एंड देन वी कैन टेल देम कि कैसी लाइंस होंगी। ठीक है, रेशियो निकालते हैं यहाँ से, 1/2, 2/4, 3/7, -3/7। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो देखो ये कौन सा केस है, ये है थर्ड केस, दैट मीन्स नो सोल्यूशन का। यहाँ पे इसने बोल दिया ये कैसे हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट हो गया मेरा फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा कैसा हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रीजनिंग में, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। तो ये हमने पढ़ा था पीछे ही कि अगर फर्स्ट रेशियो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो हमारा कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर हम डायरेक्शन में जाके देखें कि अगर एजर्शन फॉल्स है और अगर रीजनिंग ट्रू है तो हमारा ऑप्शन होता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो हमने इसी पे बेस हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, तो ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Assertion is the value of k for which the system of linear equation has a unique solution। अब देखो अगर हम k की वैल्यू को 3 डाल देते हैं, k की वैल्यू को 3 डालेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x - y इज इक्वल्स टू 2 एंड 6x - 2y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से रेशियो निकालते हैं, चलो 3/6 -1/-2 -2/-3। ठीक है, यहाँ से 1/2, 1/2, तो ये तो इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है। तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आता। इस केस में कैसा सोल्यूशन आता है, इस केस में आता है नो सोल्यूशन। तो मतलब अगर हमने के की वैल्यू को 3 लिया तो हमारे पास आया नो सोल्यूशन, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन यहाँ से नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा हो गया फॉल्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, इन दैट केस क्या होता है, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और जो लाइंस है हमारे पास कौन कौन सी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब एक सोल्यूशन होगा। तो ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए कि भाई अगर हमारे पास रेशियो ऐसा होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, दो तीनों इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, शुरू के दो इक्वल आते हैं और बाद का नहीं आता इक्वल तो नो सोल्यूशन होता है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। तो अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकेंड ट्रू है तो हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द assertion पार्ट है, स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल्स टू
plus minus 2 if x is equals to 3 and y is equals to 1 is the solution of the line this. इस लाइन का जो सॉल्यूशन है, अगर x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो वैल्यू ऑफ k जो है वो प्लस माइनस 2 होगी. चलो इसको चेक कर लेते हैं. 2x प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्या बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू 3 और x y इज इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन. सोल्यूशन है मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. दिस विल बी 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. 2 3 are 6 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. 6 प्लस 1 इज 7. 7 माइनस 3 इज 4. तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स क्यू स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो वैल्यू ऑफ क्यू विल बी प्लस माइनस 2. इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2. और क्वेश्चन में भी यही दे रखा है स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन. क्या कह रहा है, जो सॉल्यूशन है ना किसी भी लाइन का, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ऑब्वियस ही बात है ना कि भाई अगर कोई भी पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा ना, तभी तो हमने ये क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करा. तो ये स्टेटमेंट सही बोली हुई है. और ये स्टेटमेंट को यूज करके ही, इस एक्सप्लेनेशन को यूज करके ही हमने क्या बोला है कि एजर्शन को हमने सॉल्व किया है ना. ये कॉन्सेप्ट ही तो लगाया हमने इसके पीछे कि भाई अगर कोई एक सॉल्यूशन दिया है तो वो सेटिस्फाई करेगा गिवन इक्वेशन की लाइन को, है ना. दिस इज द कॉन्सेप्ट वी यूज्ड इन द एजर्शन पार्ट. तो दिस इज स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव. तो दैट इज माई ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, next part. A pair of equations, a pair of linear equations has no solution if it is represented by an intersecting line graphically. अगर कोई लाइन जो है आपस में कट कर रही है एक दूसरे को एक पॉइंट पर, तो इसका मतलब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक भी सोल्यूशन नहीं होगा. तो ये बात तो इसने बोल दी गलत, है ना, कि अगर एक बार कट करता है तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है ना. तो यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं हम इस केस में, है ना. तो ये बात तो फॉल्स हो गई. रीजनिंग इज इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. सही बात है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट पेयर होता है, मतलब कि कोई ना कोई सॉल्यूशन हमारा हमेशा आएगा. तो ये बात इसने बोली है एकदम सही. तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है. तो माई डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. ओके, तो इस टाइप से हम लोग आंसर कर सकते हैं एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे एजर्शन और रीजनिंग का. ओके, एजर्शन और रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी केस स्टडी का एक क्वेश्चन देखते हैं. हमने एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए, खत्म. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस. ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन, ठीक है. तो ट्रू फॉल्स किया तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर while 1/4 इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. मतलब अगर करेक्ट हुआ, जैसे कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स के हमारे पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है. और कितने मार्क्स मिलेंगे, इट विल बी +1 अगर तुम्हारा करेक्ट होता है तो. करेक्ट का तुमको +1 होगा, और अगर इनकरेक्ट होता है एंड while 1/4 इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट के लिए क्या होगा, 1/4 विल बी डिडक्टेड, यानी माइनस लिख लेते हैं कि इतना कम हो जाएगा स्कोर में से. A student knew answer to the sum of the questions, rest of the question he attempted by guessing. तो वो जो स्टूडेंट था ना उसको कुछ आंसर्स तो पता थे, और जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसने क्या किया, उसको गेस के साथ मार्क कर दिया. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ही आंसर्ड 120 क्वेश्चन, उसने 120 आंसर क्वेश्चन को आंसर किया एंड गॉट 90 मार्क्स. ठीक है, उसको कितने मिले मार्क्स, 90 मार्क्स मिले. ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग,
देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। तो हमने मान लिया कि हम एक यहाँ पे एग्जाम्पशन लेते हैं क्या, कि जो उसको पता थे आंसर्स वो एक्स क्वेश्चन थे, और जो उसने गेस करके करे वो वाई क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक्स इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही न्यू। ठीक है, एंड वाई जो थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही गेसेस, जो उसने गेस करके किए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एक तो ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए, एक सेकेंड, एंड ही गॉट 90 मार्क्स। तो पहले तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई जो उसने तुक्के मार के किए और जो उसको सच में पता थे, 120 मार्क्स लिख सकते हैं इसके। 120 क्वेश्चन, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 120। अब देखो जो उसके मार्क्स आए हैं वो 90 आए हैं, तो इसका मतलब जो आंसर्स उसको पता थे, मतलब जो एक्स क्वेश्चंस थे, एक्स थे, अगर हम उसमें से माइनस कर दे 1/4 ऑफ वाई, क्योंकि हर जो रॉन्ग आंसर है जो उसने गेस किया था, तो उसमें यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हर रॉन्ग आंसर के जो भी उसने गेस किया था ना वो आंसर क्या था, रॉन्ग था। तो हमें ये एजम्पशन लेके चलनी है कि जो भी उसने अटेम्प्ट किए गेस के साथ वो आंसर्स क्या थे, उसके रॉन्ग थे। तो हम बोल सकते हैं कि जो x माइनस 1/4 ऑफ वाई, तो हमें कितने मार्क्स आए उसके, 90 मार्क्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो x की वैल्यू हुई कैंसिल आउट, तो y प्लस 1+1/4, 1+1/4 इज 5/4y इज इक्वल्स टू 30। तो वैल्यू ऑफ y इज 6 4 24। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 24, मतलब जो उसने गेस के साथ किए थे वो 24 क्वेश्चंस थे, और जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 24, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 96। तो पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। तो करेक्टली जो उसने करे थे वो, उसको जो आंसर पता थे वो वाले किए उसने, तो x की वैल्यू 96 है, तो x इज इक्वल्स टू 96 क्वेश्चंस he answered correctly. Okay, next question. How many questions did he guess? तो उसने जो guess के साथ attempt किए थे तो कितने थे, 24। तो 24 questions, 24 questions he guessed. That is the value of y. अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, तो 80 जो क्वेश्चन थे उसने करेक्टली मार्क किए, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। देखो नंबर ऑफ मार्क्स उसको कैसे मिलेंगे, 80 उसने करेक्ट क्वेश्चन किए, माइनस कर दिया, देखो टोटल 120 क्वेश्चन थे, तो 80 अगर करेक्ट किए तो इसका मतलब 120 माइनस 80 दैट इज 40। 40 उसने कितने किए, करेक्ट, और सॉरी इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट जो थे उसने गेस से किए वो, तो गेस वाले तो क्या होगा, 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि गेस से किए तो रॉन्ग होंगे, तो 1/4 मार्क्स ने क्या किया, डिडक्ट कर दिया। तो कितने आए, 80 माइनस 4 10 40, तो दिस विल बी 80 माइनस 10 विल बी 70। तो 70 इज द मार्क्स ही गॉट इन दिस केस, 70 मार्क्स उसको मिलेंगे इस टेस्ट पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। इसका मतलब जो भी उसने गेस के साथ क्वेश्चन किए थे अगर वो रॉन्ग है, देन हाउ मेनी मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95। अब देखो स्कोर उसको 95 मिला है, तो उसने कितने क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, कितने क्वेश्चन उसने सही किए होंगे, तो देखो 95 मार्क्स आए हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो एक्स क्वेश्चन उसने करेक्टली मार्क किए हैं, माइनस 1/4 ऑफ, अगर उसने एक्स क्वेश्चन सही किए हैं तो 120 माइनस एक्स क्या है, गलत किए होंगे। तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना, हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 120/4 दैट इज 30, एंड माइनस माइनस प्लस x/4 इज इक्वल्स टू 95। तो दिस विल बी 4 plus 1 that is 5x by 4 is equals to 95 plus 30 that is equals to 5, 9 plus 3 12। So this is 5 ones are 5 2s are 10, 5 5s are 25, so x will be equals to 100।
तो 100 क्वेश्चन होंगे जो उसने करेक्टली मार्क किए होंगे, ठीक है। और बाकी जो बच्चे कितने 20 क्वेश्चंस, उसमें क्या होगा, उसका इनकरेक्ट होंगे वो, जो कि उसने गेस के साथ किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 100। तो यहाँ पे हमने क्या खत्म किया, हमारे केस स्टडी का क्वेश्चन हो गया और एसर्शन रीजनिंग के। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी खत्म होता है क्लास 10 का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और जिसमें हम लोग सेम वही एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे कि हमारा टर्म 1 का सिलेबस में आएंगे, वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। बाय बाय, थैंक यू।